सभी विद्यार्थियों को मेरे राम राम। शिक्षा सोपान प्लेटफॉर्म की ओर से मैं आज सामान्य भूगोल की क्लास लेने के लिए आया हूं और आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना मैं फुल कोशिश करूंगा समझाने के लिए। और हमारा जो एलडीसी का जो पेपर आ रहा है उसके लिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है कि भू का अर्थ होता है आकार, इसका तात्पर्य अर्थ होता है आकार। और गोल का होता है देखो, भारत भूगोल और पारिस्थितिकी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दे चट्टानों और नदियों से लेकर जैव विविधता तक का सफर हम तय करेंगे। तो भारत जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भूगोल दो शब्दों से बना हुआ है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? भू प्लस गोल। भू प्लस गोल। भू का तात्पर्य अर्थ होता है भू का तात्पर्य अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। भू का तात्पर्य क्या होता है? रेजर भू का तात्पर्य होता है क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का अर्थ होगा आकार, कि कितना बड़ा आकार है। जो भूगोल होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और गोल का अर्थ होता है कितना आकार है। देखो प्यारे दोस्तों, हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है, वो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का विश्व में से भारत का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का 2.4% क्या है? क्षेत्रफल है। भारत का कितना है? 2.4% क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार होगा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। उत्तर से इसका जो विस्तार कितना होगा? उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कितना है विस्तार भारत का? उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक का 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई इसकी किलोमीटर कितनी है? पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम
पश्चिम तक कितना है? 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बॉर्डर डाटा डैशबोर्ड मतलब सीमा रेखाएं। भारत की कितनी सीमाएं? विश्व में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। विश्व में सीमाएं कितनी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमाएं है। और अन्य प्रमुख अन्य जो प्रमुख सीमा है चीन की है, वो है 2988 किलोमीटर। चीन की रेखाएं कितनी है? 2988 किलोमीटर, 2988 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की जो सीमा है, वो पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर। कितनी पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर। और नेपाल की जो सीमाएं है वो 1751 किलोमीटर। नेपाल की कितनी है? नेपाल की जो है वो है 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार की है 1643 किलोमीटर है। और भूटान की देखें तो हमारी 699 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमाएं है वो अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की सीमाएं देखें तो 106 किलोमीटर। कितनी है अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान की देखें तो 106 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा देखें तो बांग्लादेश की किसकी है? बांग्लादेश की किसकी है बेटा? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की कितनी है? तो बांग्लादेश की देखेंगे तो बांग्लादेश की होगी आपकी 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। सबसे जो सीमा रेखाएं देखें, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। जो बांग्लादेश की कितनी है? 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा देखें तो सबसे छोटी सीमा देखें तो सबसे छोटी सीमा देखें तो सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की। सबसे बड़ी बांग्लादेश की। सबसे बड़ी जो सीमा देखी जाए तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है जो 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा देखें तो अफगानिस्तान की है जो 106 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा। अगर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है, किस देश की है? सबसे छोटी सीमा देखें तो किस देश की है? तो देश की पूछा जाए तो सबसे छोटी सीमा होगी हमारी 106 किलोमीटर, वो होगी अफगानिस्तान की। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर होगी। अगर प्रश्न बन के आएगा तो हम सबसे बड़ी सीमाएं किस देश की है? सबसे बड़ी सीमाएं हमारी बांग्लादेश की है, वो है 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा देखी जाए तो सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है,
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का 2.4%, विश्व का 2.4%। और सीमाएं देखें, उत्तर से दक्षिण तक की सीमाएं, उत्तर से दक्षिण तक की सीमाएं 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक की जो सीमाएं है वो है 2933 किलोमीटर। अगर प्रश्न बन के आएगा तो उत्तर से दक्षिण तक की, उत्तर से दक्षिण तक की और पीछे आगे चलते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। उत्तरी मैदान, देखो उत्तरी मैदान में कौन कौन से स्थान आ रहे हैं। सिंधु सबसे फर्स्ट में है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ निरपेक्ष। तो उत्तरी मैदान में सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ निक्षेप। हिमालय पर्वत इधर देखें तो ये तो उत्तरी हो गया आपका। इधर क्या हो गया? ये हो गया उत्तरी। तो उत्तरी में हमारी सिंध है, गंगा है और ब्रह्मपुत्री द्वारा निर्मित क्या बनाती हैं? उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं। और हिमालय पर्वतमालाएं, हिमालय पर्वतमालाएं उत्तर में स्थित। हिमालय पर्वतमाला किस में स्थित है? हिमालय पर्वतमाला उत्तर में स्थित युवा बलित पर्वत श्रृंखला, युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित क्या है? अगर पूछा जाए तो उत्तर में कौन सी पर्वतमालाएं स्थित हैं? तो उत्तर में हिमालय पर्वतमालाएं हैं। उत्तर में कौन सी श्रृंखला स्थित है? हिमालय पर्वतमालाएं हैं जो स्थित युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। देखो ये जो क्षेत्र है ये हिमालय है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये क्षेत्र है जो हिमालय पर्वतमाला उत्तर में स्थित है और युवा बलित पर्वत श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? युवा बलित पर्वत श्रृंखला कहलाता है। आगे देखते हैं भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल कौन? अरावली के पश्चिम में, जो अरावली के पश्चिम में शुष्क और रेतीला मैदान है। तो यहाँ पे है, ये कैसा है? शुष्क और रेतीला मैदान है। कैसा है? शुष्क और रेतीला। कैसा है बेटा? रेतीला। शुष्क और रेतीला मैदान है। भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित। भारतीय मरुस्थल कौन सी दिशा में स्थित है? कहां पर है? अरावली के पश्चिम में स्थित। अगला प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो स्थित है वो प्रायद्वीपीय है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। तो देखो बेटा ये दोनों से मिलकर आग्नेय से भी बना है और रूपांतरित चट्टानों से बना है। तो यह आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। प्राचीनतम भूभाग है। और ये कैसा भाग है? ये प्राचीनतम है। ये कैसा भाग है? यह भाग प्राचीनतम। कैसा है? प्राचीनतम भूभाग है। प्राचीनतम भूभाग है। कैसा है? प्राचीनतम भूभाग है। अगला देखा जाए तो तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीप पूर्व और किसमें? पश्चिम में स्थित है। और ये सकरनीय मतलब सकरा मैदान है। जो हमारा जो तटीय मैदान है
ये सकरा हुआ है, वहाँ उस स्थान कहाँ, ये संकीर्ण मतलब सकरा हुआ है। देखो जो तटीय मैदान है वो संकीर्ण मैदान है। कैसा है? संकीर्ण मतलब सकरा, संकीर्ण मतलब सकरा, सकरा मैदान है। कैसा मैदान है? संकीर्ण सकरा मैदान है। तो द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अरब सागर और अंडमान निकोबार, निकोबार, बंगाल की खाड़ी, तो ये द्वीप समूह है। इधर देखें, द्वीप समूह लक्षद्वीपीय, अरब सागर और अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी। चट्टानों, भारत की बुनियाद, चट्टानों का वर्गीकरण और रूपांतरण कैसे करते हैं? तो आज आपने देखा होगा जो भारत की जो चट्टान है, जो बुनियादी है, वो सिड्डी बाई सिड्डी है। और उसको चट्टानों का वर्गीकरण निम्न रूपों में मतलब रूपांतरित किया गया है, रूपांतरित किया गया है चट्टानों का वर्गीकरण। तो देखो चट्टानों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से कठोर रवेदार जीवाश्म नहीं, मतलब ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से कठोर रवेदार जीवाश्म। जो अगला है वो अग्नेय, अग्नेय में देखते हैं, अग्नेय में देखते हैं। देखो अग्नेय में मतलब अग्नेय में देखते हैं, अग्नेय में है ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से कठोर रवेदार जीवाश्म नहीं। उदाहरण इसका है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। जो इसका उदाहरण है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और ग्रेनाइट बेसाल्ट किस में आएंगे? अग्नेय में। किस में आएंगे? अग्नेय में। किस में आएंगे? अग्नेय में। तो अग्नेय का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस में आएंगे? अग्नेय में। और इसमें ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से कठोर रवेदार जीवाश्म नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? लावा नहीं है, मैग्मा नहीं है, कठोर रवेदार जीवाश्म नहीं है। अवसादों, अवसादी, देखो अवसादी का मतलब होता है अवसादों की परतों से परतें और जीवाश्म मौजूद। इसमें उदाहरण है, इसमें परत बाई परत। देखो आपने देखा ये परत है, इसमें चूना है, बलुआ है, पत्थर है, कोयला है, और इनको मिलाकर के एक अवसाद की परतें बनाई जाती है। अवसाद की परत किससे बनाई जाती है? बलुआ से, पत्थर से, चूना से, पत्थर कोयला, चूना पत्थर कोयले से एक अवसादों की परत बनाई जाती है। अगला है थर्ड हमारा कायांत्रिक। कायांत्रिक क्या है? कायांत्रिक अत्यधिक ताप और दबाव से रूप परिवर्तन, बहुत कठोर और चमकदार। इसका उदाहरण है संगमरमर, मतलब संगमरमर, मार्बल और हीरा। हीरे से, जो हीरे से होता है वो कायांतरित मतलब रूपांतरित किया जाता है अत्यधिक ताप से, दाब से। इनमें दोनों को रूप परिवर्तन बहुत कठोर और चमकदार होता है। चट्टानों का रूपांतरण कैसे करते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आएगा नीस में। ग्रेनाइट किस में आएगा? नीस में। ग्रेनाइट आएगा नीस में। आपने सुना होगा जो चट्टानों को रूपांतरित करते हैं, रूपांतरण करते हैं, वे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस में बदल जाएगा? ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में हो जाएगा? नीस में हो जाएगा। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में हो जाएगा? नीस में हो जाएगा। इसी प्रकार बेसाल्ट है हमारा, बेसाल्ट किस में परिवर्तन हो जाएगा? किस में रूपांतरित हो जाएगा? बेसाल्ट हमारा शिस्ट में हो जाएगा। बेसाल्ट हमारा किस में हो जाएगा? शिस्ट में हो जाएगा। और चूना पत्थर हमारा संगमरमर मतलब मार्बल में, जो चूना पत्थर है वो हमारा संगमरमर में यानी मार्बल में परिवर्तन हो जाएगा या रूपांतरित हो जाएगा। फिर होगा बलुआ पत्थर। हमारा बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट किस में परिवर्तन हो जाएगा? हमारा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर हमारा क्वार्टरजाइट में हो जाएगा। चूना हमारा संगमरमर में हो जाएगा। चूना हमारा किस में हो जाएगा? संगमरमर में हो जाएगा। चूना हमारा किस में होगा? संगमरमर में होगा। कोयला,
अगला है हमारा कोयला। अगला है हमारा कोयला। कोयला हमारा ग्रेफाइट यानी हीरे में, कोयला हमारा किस में रूपांतरित हो जाएगा, हीरे में हो जाएगा। अगर प्रश्न आएगा कि ग्रेनाइट किस किस चट्टान में रूपांतरित हो जाएगा, तो ग्रेनाइट हमारा नीस में परिवर्तन हो जाएगा या रूपांतरित हो जाएगा। अगर प्रश्न आएगा कि ग्रेनाइट किस चट्टानों में चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा। इसमें आंसर आएगा रेजर। ए में रख देंगे शिष्ट और बी में रख देंगे संगमरमर संगमरमर और सी में रख देंगे आपका क्वार्टर जाइट और डी में रख देंगे आपका क्या, नीस। तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बनकर आएगा कि ग्रेनाइट किस चट्टानों में रूपांतरित हो जाता है, तो ग्रेनाइट हमारा किस में होगा, नीस में होगा। किस में होगा, नीस में होगा। तो यहीं से ऐसे ही हमारे प्रश्न बन के आते हैं। आसमान को छूते शिखर और प्रमुख दर्रे। आसमान को छूते शिखर और प्रमुख दर्रे हमारे विश्व में आपने देखे होंगे। हमारे चट्टान, ऊंची ऊंची चट्टानें देखी होंगी और वो उनकी कितनी ऊंचाई है, क्या नाम है उसका, कैसी कैसी उसकी संरचना है। तो हमारे अगर आसमान को छूते शिखर और प्रमुख दर्रे देखें तो सबसे फर्स्ट में हमारा कंचनजंगा, सबसे ऊंचा किसमें कौन सा है, हमारा कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा, जो जिसकी 8586 मीटर 85,8586 मीटर की लंबाई है। कितनी है, 8586, जो हिमालय से कम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत की कितना सबसे ऊंची चोटी है। अगला है नंदा देवी, जो हिमालय और उत्तराखंड में स्थित है। तो अगर कंचनजंगा देखी जाए तो देखो सबसे ऊंची चोटी है और ये हिमालय में है। हिमालय और सिक्किम में स्थित है। ये कहाँ पर है, हिमालय और सिक्किम में स्थित है। और नंदा देवी, अगर नंदा देवी की बात की जाए तो हिमालय और उत्तराखंड में स्थित है। ये हिमालय और उत्तराखंड में नंदा देवी की जाए तो 7,816 मीटर सेकंड, 7,816 मीटर हिमालय से लेकर उत्तराखंड तक स्थित है। आगे कामेत हिमालय और उत्तराखंड में, ये भी दोनों हिमालय में और उत्तराखंड में आती है। नंदा देवी और कामेत, अगर इनमें से दोनों में से कंफ्यूज नहीं हो जाए, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई
7,816 मीटर है। और कामेत की देखी जाए तो कामेत की 7,756 मीटर है। ये भी हिमालय और उत्तराखंड में है, और ये भी हिमालय और उत्तराखंड में है। अनाईमुड़ी की देखी जाए तो अनामलाई केरल में है। अनामलाई कहाँ है? केरल में है। और इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर, 2,695 मीटर। अनाईमुड़ी की देखी जाए, अनाईमुड़ी की जो अनामलाई के नाम से जानी जाती है, और ये केरल में स्थित है, ये केरल में स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर माना जाए तो वो अनामलाई को माना जाए, जो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में, जो अनाईमुड़ी के नाम से भी जानी जाती है या अनामलाई के नाम से भी जानी जाती है, जो केरल में है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कहलाती है। अगली है डोडा बेट्टा, डोडा बट्टा। और इसके यह है नीलगिरी, ये नीलगिरी के नाम से जानी जाती है, और ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। इसकी नीलगिरी की लंबाई अगर देखी जाए तो 2,637 किलोमीटर। कितनी है? 2,637 किलोमीटर, 2,637 मीटर, 2,637 मीटर, 2,637 मीटर। डोडा बेटा की इसकी उपनाम है नीलगिरी, नीलगिरी के नाम से जानी जाती है, और यह है तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? ये जो चट्टान है ये तमिलनाडु में है, और ये नीलगिरी के नाम से जानी जाती है, नीलगिरी के नाम से जानी जाती है। अगला देखें, जम्मू कश्मीर का काराकोरम, जम्मू कश्मीर काराकोरम, जोजिला, नैनीहाल। प्रमुख दर्रे, अगर दर्रे में देखी जाए, दर्रे में पूछे जाए तो सबसे सबसे प्रमुख दर्रा है जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कौन सा है? वो है काराकोरम। काराकोरम जो जोजिला के नाम से जाना जाता है वो है बनिहाल। बनिहाल क्या है? बनिहाल है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, बनिहाल। दूसरा है हमारा प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल उत्तराखंड, जो सिबकी लाया माना, सिलूप लेक। अगर देखा जाए हिमाचल उत्तराखंड, सिबकीला, माना, लीपू लेक। क्या है ये? लीपू लेक हिमाचल में, उत्तराखंड सिबकीला, माना, लीपू लेक। अगला प्रमुख दर्रा है सिक्किम, अगला प्रमुख दर्रा है सिक्किम अरुणाचल, नाथुला, जेलेपला, बोमडीला। ये दर्रे हैं सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, इनमें नाथुला, जलेपला, बोमडीला, ये तीनों प्रमुख दर्रे हैं। अगला दर्रा है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में थाल घाट, दक्षिण भारत में थाल घाट, भोर घाट, महाराष्ट्र, पाल घाट, केरल। अगर दक्षिण भारत में देखा जाए दर्रे, प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट, महाराष्ट्र, पाल घाट और केरल। ये हमारे प्रमुख दर्रे और चट्टानों को बताए गए हैं, हमारे आसमान को छूते शिखर और प्रमुख दर्रे। तो हमारे शिखर, अगर शिखर पूछा जाए तो सबसे पहले शिखर हमारे भारत की कंचनजंगा, जिसकी लंबाई है 8,586 मीटर। अगर शिखर की पूछी जाए 8,586 मीटर, जो हिमालय के सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 8,586 मीटर, जो हिमालय और सिक्किम में पड़ती है। और अगर दर्रे में
अगर दर्रे में पूछा जाए तो प्रमुख दर्रा जम्मू कश्मीर जो काराकोरम जोजिला बनिहाल। अगर दर्रे में पूछा जाए तो भारत में सबसे ऊंचा प्रमुख दर्रा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसका नाम है काराकोरम जोजिला बनिहाल। अगर शिखरों में पूछा जाए शिखरों में पूछा जाए तो कंचनजंगा जिसकी लंबाई है 8,586 मीटर, हिमालय सिक्किम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नंदा देवी की ऊंचाई, नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर। नंदा देवी की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, 7,800, जो हिमालय और उत्तराखंड में स्थित है। जो हिमालय और किस में है? उत्तराखंड में स्थित है। कामेत में देखी जाए, ऐसे हमारे दर्रे में पूछी जाए, सेकंड दर्रा हमारा हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमाचल और उत्तराखंड में, यहाँ भी हिमाचल और उत्तराखंड में नंदा देवी क्या है? शिखर है। और ऐसे हमारा जो दर्रे हैं वो भी हिमाचल और उत्तराखंड में, शिवकीला, माना, लिपू लेक, ये भी हमारा हिमाचल उत्तराखंड में स्थित है दर्रा, प्रमुख दर्रा। अगर आगे देखा जाए कामेत की जो शिखर है, कामेत शिखर है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई। अगर कामेत की ऊंचाई कितनी है तो ये कामेत की ऊंचाई है 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर। अनाईमुड़ी ये भी क्या है? ये भी शिखर है। क्या है? ये भी शिखर है। ये भी क्या है? शिखर। अगर इसकी भी ऊंचाई देखी जाए, अनाईमुड़ी की ऊंचाई देखी जाए, अनामलाई केरल, ये प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। ये कैसा है? ये प्रायद्वीपीय है। कैसा है? ये भी प्रायद्वीपीय है। और ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी आ सकती है या अनामलाई, और ये केरल में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। अनामलाई अगर देखी जाए तो ये केरल में, कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर है ये? अनामलाई केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसी है? इसको स्टार लगा लेना। अगर प्रश्न आएगा तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा कहलाता है, तो आपको आंसर आएगा कंचनजंगा, नंदा देवी और डोडाबट्टा या नीलगिरी या अनामलाई। तो आपको देना पड़ेगा, अनामलाई के नाम से भी आ सकता है या अनाईमुड़ी के नाम से भी आ सकते। और ऐसे दर्रे देखे जाएं तो हमारे प्रमुख दर्रे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। अगर सिक्किम और अरुणाचल में देखा जाए तो नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, तो ये है। अगला देखा जाए तो दक्षिण भारत का अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन सा प्रमुख दर्रा है, तो दक्षिण भारत में प्रमुख दर्रा आएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, जो महाराष्ट्र और केरल में स्थित है। अगर पाल घाट किस में स्थित है? पाल घाट केरल में स्थित है। पाल घाट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। पाल घाट कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगर पूछा जाए कि थाल घाट और भोर घाट, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये दक्षिण में पड़ते हैं। कौन सी दिशा में पड़ते हैं? दक्षिण में। कौन सी दिशा में? दक्षिण में। तो जीवन रेखा, भारत की प्रमुख नदियां,
जीवन रेखा और भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, जीवन रेखा भारत की प्रमुख नदियां, जीवन रेखा भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, सिंधु देखो, सिंधु मानसरोवर झील से अरब सागर, ये सिंधु है हमारी। सिंधु की अगर बात की जाए तो सिंधु हमारी मानसरोवर से लेकर, मानसरोवर झील से लेकर के, ये जो है हमारी मानसरोवर झील से लेकर के कहाँ तक है, अरब सागर। ये हमारा कहाँ है, ये अरब सागर है, इसमें ये आकर के मिलती है। इसकी लंबाई, अगर सिंध की लंबाई, किसकी, सिंध की लंबाई अगर देखी जाए तो सिंध की लंबाई 3100, अगर सिंध की लंबाई, सिंध की लंबाई 3180 किलोमीटर, कितनी है, 3180 किलोमीटर। और ये मानसरोवर झील से लेकर के सिंध, जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से लेकर के और अरब सागर तक फैलती है, बहती है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर। सिंधु की अगर बात की जाए तो सिंधु की 3180 किलोमीटर की लंबाई है। आगे देखी जाए गंगा, यमुना ले लेते हैं, यमुना की लंबाई, और ये यमुना प्रयाग, प्रयाग में गंगा से संगम, जो यमुना का जो संगम है ये संगम गंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये भी हमारा ये मिल रहा है, ये गंगा में मिल रहा है। ये कहाँ पर मिल रहा है, यमुना का जो प्रयाग में, प्रयागराज में गंगा का संगम बनाती है। और इसकी लंबाई, यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर प्रयाग में गंगा से संगम बनाती है। जो यमुना नदी है वो यमुना नदी कहाँ, गंगा, गंगा में क्या बनाती है, संगम, मतलब मिलती है, आपस में क्या बनाती है, संबंध बनाती है, मिलती हैं यहाँ पर। अगली है नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी में जो नर्मदा नदी बहती है वो बहती है अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक। देखो, अगर नर्मदा की बात की जाए तो ये बह रही है, और ये कहाँ तक बह रही है, खंबात की खाड़ी तक। ये भी खंबात की खाड़ी कहाँ जा रही, ये जा रही। तो ये जो है, ये नर्मदा नदी अमरकंटक से लेकर के खंबात की खाड़ी तक बहती है। और इसकी लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई, ये लंबाई 1312 किलोमीटर। अगर नर्मदा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 1312 किलोमीटर ये अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक बहती है। अगला देखा जाए तो गंगा, गंगा गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी, जो गंगा बहती है वो गंगा गोमुख से लेकर के गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। और भारत की सबसे लंबी नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी यही मानी जाती है जिसकी लंबाई, गंगा भारत की सबसे, देखो गंगा, गंगा गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और पवित्र भी मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है। और गंगा को हम पवित्र मानते हैं, गंगा को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की
लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर गंगा नदी की लंबाई देखी जाए तो 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्री, जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रह्मपुत्री नदी या ब्रह्मपुत्र नदी है, यह चेमायू युग डोगे हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। गोदावरी, अगर गोदावरी देखी जाए, देखो ब्रह्मपुत्री, जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई देखो, सबसे ये बह रही, यहाँ से ये जा रही, और सबसे लंबाई, अधिक लंबाई किसकी है? ब्रह्मपुत्र, जो 2900 किलोमीटर। गोदावरी, गोदावरी ये नासिक से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। गोदावरी गंगा, जो गोदावरी नदी है वो नासिक से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो 1465 किलोमीटर गोदावरी कहाँ से? नासिक से बंगाल की खाड़ी तक बहती है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। और देखो कहाँ? नासिक से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल रही है। जो ये है, ये नदी नासिक से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में ही। अगर इसमें अगर पूछा जाए सिंधु, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो। मानसरोवर झील से अरब सागर तक कौन सी? सिंध। जो सिंध की लंबाई है 3180 किलोमीटर। जो सिंध की लंबाई है, सिंध नदी की लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। और ये मानसरोवर झील से लेकर के देखो, जो इसकी लंबाई है मानसरोवर झील से लेकर के, और ये अरब सागर तक बहती है। कहाँ तक बहती है? अरब सागर तक बहती है। यमुना नदी, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। प्रयाग में गंगा से संगम बनाती है। कहाँ पर? प्रयाग में। देखो ये प्रयाग में गंगा क्या बना रही है? संगम बना रही है। ये बना रही, यहाँ पे क्या बना रही है? ये संगम बना रही है, संगम बना रही है। कौन? यमुना नदी गंगा से संगम बना रही है प्रयाग में। इसके बाद में नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी, जिसकी लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, जो अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक बहती है। गंगा नदी अगर देखी जाए तो गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक, गोमुख हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मानी जाए तो ये कैसी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। चेमायू डोंग हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक, कहाँ थे? हिमानी से बंगाल की खाड़ी तक। गोदावरी, अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये नासिक से बंगाल की खाड़ी तक बहती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। तट
तटीय सीमा, झीलें और जलप्रपात। देखो, तटीय सीमा, झीलों और जलप्रपात, तो देखो भारत की तटीय रेखा अगर देखी जाए तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई, भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। 9 तटीय राज्य, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा, गोवा सबसे छोटी तटीय रेखा। अगर भारत की तटीय रेखा में हमारे कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी तटीय रेखा है वो है गोवा की। किसकी है? गोवा की। तटरेखा, सबसे तटरेखा छोटी किसकी है? गोवा की। और सबसे लंबी रेखा किसकी है? गुजरात की। अब आते हैं वाटर बॉर्डर्स डैशबोर्ड। प्रमुख झीलें, जलप्रपात, नदी, राज्य। अगर देखी जाए प्रमुख झील कौन सी हैं, इसमें जलप्रपात कौन सी नदी का कौन से राज्य में आ रहा है, कौन से राज्य में जा रहा है, तो देखो बुलर और डल यह जम्मू कश्मीर में है। प्रमुख झील है बुलर और डल, यह जम्मू कश्मीर में। और इसका जो जलप्रपात नदी है वो कुंचिकल बराही कर्नाटक में है। चिल्का झील है हमारी, चिल्का झील, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है, तो चिल्का झील हमारी ओडिशा राज्य में। कौन से में? ओडिशा राज्य में। ज़्यादातर हमारा प्रश्न आता है वो इसी से आता है कि चिल्का झील हमारे किस राज्य में पड़ती है। तो चिल्का झील हमारी चिल्का झील है वो ओडिशा में पड़ती है। और इसका जलप्रपात कौन सी नदी में जलप्रपात होता है? यह है जोग गरसोप्पा शरावती। अगला है हमारा लोकतक झील है। लोकतक झील कौन सी है? लोकतक झील ये मणिपुर में पड़ती है। लोकतक झील कहाँ पड़ती है? ये मणिपुर में पड़ती है। और इसका जो जलप्रपात कौन सी नदी में इसका जलप्रपात पड़ता है वो कर्नाटक। वो कहाँ पर? कर्नाटक। इसका जो लोकतक झील का जो जलप्रपात पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है। और ये लोकतक झील मणिपुर में है। और अगर बेमनाइड जो झील है वो केरल में है। बेमनाइड झील कहाँ पर है? केरल में है। और इसकी जो जलप्रपात होता है यह कौन सी नदी में पड़ती है और कौन से राज्य में? धुआंधार, नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो मध्य एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार। अगर इसका धुआंधार ये नर्मदा नदी में जलप्रपात बनाती है। और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एमपी में पड़ती है। सावर झील अगर देखी जाए तो सावर झील हमारे राजस्थान में पड़ती है। और यह प्रमुख अगर देखी जाए तो हमारा राजस्थान की प्रमुख झील कौन सी है? सावर झील। हमारे राजस्थान की प्रमुख झील सावर झील है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ये 2 झीलों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। सावर झील किस राज्य में पड़ती है? तो राजस्थान में। और इसका जलप्रपात क्या है? हुंडरू। इसका अगर सावर झील की बात की जाए तो सावर झील की बात की जाए तो इसका जलप्रपात हुंडरू मतलब सुवर्ण रेखा या झारखंड। सुवर्ण रेखा मतलब सोने जैसी रेखा। अगर माना जाए सुवर्ण का मतलब होता है सोने जैसी रेखा, हमारे सावर झील को कहा जाता है। और ये हुंडरू जलप्रपात बनाती है। और ये झारखंड के नाम से भी जानी जाती है।
परिवहन के नेटवर्क और जल मार्ग। देखो आपने देखे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे जो परिवहन होते हैं कोई सा भी ले लो, सबके नेटवर्क बने हुए हैं। अगर परिवहन जैसे रोडवेज परिवहन होते हैं, इनके भी कार नेटवर्क बने होते हैं, ऐसे हमारे जल मार्गों के भी नेटवर्क बने होते हैं, सड़कों के भी नेटवर्क बने होते हैं, आपस में टचिंग होते हैं, उनको ही हम नेटवर्क कहते हैं। तो देखते हैं प्यारे साथियों कि रेल, पहला है रेल। हमारी जो विश्व में अगर भारत का अगर देखा जाए तो रेल विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा। विश्व में हमारा जो भारत का देखा जाए तो रेल के मामले में रेल है, परिवहन है, ये विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा। विश्व में तो चौथा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? मार्ग है, परिवहन मार्ग है। जो प्रथम रेल 1853, प्रथम रेल 1853 थाने से मुंबई, मुंबई से थाने, मतलब मुंबई से थाने जो 34 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर तक चलाई गई थी? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। सबसे सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब प्रारंभ की गई थी? रेल कब प्रारंभ की गई? अगर तो भारत में सर्वप्रथम रेल कब प्रारंभ की गई थी तो 1853। कब? 1853 मुंबई से, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। सर्वप्रथम भारत में अगर पूछा जाए तो विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और प्रथम रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक, जिस 34 किलोमीटर। पहली मेट्रो, अगर मेट्रो की बात की जाए तो सर्वप्रथम कोलकाता में, अगर बात की जाए मेट्रो की, सर्वप्रथम पहली मेट्रो 1984 में प्रथम मेट्रो कोलकाता में, 1984 में पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में चलाई गई। कब? कोलकाता में। अगर वायु की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी। अगर वायु की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से, कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से। अगर वायु की बात की जाए या हवाई जहाज की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1911 में, 1911 में इलाहाबाद से नैनी। अगर सड़क की बात की जाए, अगर रोड की बात की जाए तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। अगर सड़क की बात की जाए या रोड की बात की जाए, NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH-44 की बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा
सबसे लंबा राजमार्ग है। राजमार्ग है। राजमार्ग है। यह श्री गंगानगर से कन्याकुमारी तक। और जो NH 44 है, NH 44 है, ये श्रीनगर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्या इरेजर श्रीनगर से कन्याकुमारी अगर रोड की बात की जाए या सड़क की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग NH 11 है। और NH 11 है जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा राजमार्ग है? वो है NH 44। NH 44। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में काटते हैं। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर रोड की बात की जाए तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे से झांसी में काटते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो अगर हमारे सड़क मार्ग की जाए तो NH 44 भारत का सबसे बड़ा क्या है? राजमार्ग है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये श्रीनगर से लेकर के यह कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर के यह कन्याकुमारी तक है। अगर वाटर की बात की जाए, अगर जल की बात की जाए तो जल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगर जल की बात की जाए जल की बात की जाए अगर जल की बात की जाए तो 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों NW फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर। अगर जल की बात की जाए तो 13 तो बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों से क्या मिलकर के प्रयागराज से हल्दिया तक की लंबाई प्रयागराज से हल्दिया तक की लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW अगर सेकंड की बात की जाए सदिया से धुबरी अगर सेकंड की बात की जाए सदिया से धुबरी, यह ब्रह्मपुत्र किसमें? ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। सबसे गहरा अगर गहरे की पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा अगर गहरे की पूछ लिया जाए तो सबसे गहरा कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापत्तनम।
अगर हमारे परिवहन की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट में हमारा परिवहन रेल परिवहन, ये विश्व में चौथा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा है। विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा। विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा। प्रथम रेल 1853, प्रथम रेल 1853, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर जिसकी लंबाई, अगर प्रथम रेल की लंबाई पूछ ली जाए 34 किलोमीटर। ओनली कितनी? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने तक। पहली मेट्रो रेल, पहली मेट्रो 1984। अगर पहली मेट्रो की पूछ लिया जाए कि पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई, तो कोलकाता में। कब चलाई गई? तो 1984, 1984। अगर वायुयान की बात की जाए, वायु की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। अगर वायु की बात की जाए तो वायु की शुरुआत 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। अगर वायु की बात की जाए 1911 ईस्वी में, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। अगर रोड की बात की जाए अगर रोड की बात की जाए तो NH-44 जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, NH-44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसकी लंबाई अगर भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, इस ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में काटते हैं। अगर इसकी बात की जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाए, अब आता है हमारा जल वाटर। 13 तो बड़े बंदरगाह और 2 से छोटे बंदरगाहों से मिलकर, 13 तो बड़े और 2 से छोटे बंदरगाहों से मिलकर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है प्रयागराज, फर्स्ट आएगा प्रयागराज। प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगर सेकंड की बात की जाए, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, यह ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। सबसे गहरा, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। गहरा पूछा जाए तो विशाखापत्तनम। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो मुंबई, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो मुंबई, अगर गहरा पूछा जाए तो विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। भारत की संपदा खनिज और रिफाइनरी, भारत की संपदा खनिज और रिफाइनरी। आपने देखे होंगे हमारे लिए हर चीज की आवश्यकता होती है, खनिज की भी, रिफाइनरी की भी संपदा। तो इनके लिए आपूर्ति के लिए हमारे ठिकाने होते हैं, उन ठिकानों के बारे में बात करेंगे। बॉक्साइट और अभ्रक। हमारी जो बॉक्साइट और अभ्रक है, वो अभ्रक, ये अभ्रक हमारे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलती हैं। अगर
बॉक्साइट और अभ्रक की बात की जाए तो ये हमारे कौन कौन से राज्यों में मिलते हैं? ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में क्या क्या मिलते हैं? बॉक्साइट और अभ्रक। बॉक्साइट और अभ्रक। अगर हीरे की बात की जाए, अगर हीरे की बात की जाए, इसकी बात की जाए, अगर हीरे की बात की जाए तो हीरे की बात की जाए तो हीरा हमारा पन्ना, हीरा हमारा पन्ना। पन्ना किस में है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। एक एमपी मध्य प्रदेश में एक राज्य है पन्ना। पन्ना में हमारी हीरे की खान मिलती है। पन्ना में हमारी किसकी खान मिलती है? पन्ना में हमारी हीरे की खान मिलती है। अगला आता है गोल्डन, सोना। अगला आता है हमारा सोना। अगर सोने की बात की जाए, अगर सोने की बात की जाए तो सोना कोलार, कोलार कर्नाटक, कर्नाटक राज्य का एक जिला है, उसका नाम है कोलार। कोलार की खान, जो कोलार में सोने की खान मिलती है। कोलार में कहाँ की खान, किसकी खान मिलती है? सोने की खान मिलती है। और कोलार किस राज्य में पड़ता है? कोलार, अगर कोलार की बात की जाए तो कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में सोने की खान मिलती है। कर्नाटक में सोने की खान मिलती है। कर्नाटक में किसकी खान मिलती है? सोने की खान। अगर कोयले की बात की जाए, अगर कोयला की बात की जाए, अगर कोयले की बात की जाए तो कोयला हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। अगर कोयले की या कोयला की खान की, अगर कोयले की बात की जाए तो कोयले की खान हमारी, कोयले की खान हमारी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में हमारे कोयले की खान पाई जाती है। अब आता है हमारा लोहे अयस्क। लोहे अयस्क की बात की जाए, अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन बादाम पहाड़, एक बादाम पहाड़ है वो ओडिशा में है। एक बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ कहाँ स्थित है? वो ओडिशा में है। ओडिशा में बेलाडीला। अगर बेलडीला में, अगर बेलडीला की बात की जाए तो बेलडीला में भी कोयले की खान, अगर बेलाडीला की बात की जाए तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और ये लोहे आयरन, अगर आयरन की खान कहाँ मिलती है या लोहे अयस्क की खान कहाँ मिलती है? बादाम पहाड़ ओडिशा में और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। अगर लोहे अयस्क की बात की जाए तो बादाम पहाड़ ओडिशा में और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। अगर अब आगे बात की जाए तो बॉक्साइट और अभ्रक। अगर बॉक्साइट और अभ्रक की बात की जाए, ये बॉक्साइट और अभ्रक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये बॉक्साइट और अभ्रक ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तेल रिफाइनरी की बात की जाए, तेल रिफाइनरी की बात की जाए, अगर तेल रिफाइनरी की बात की जाए, हमारे कच्चे, ये हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ हैं। अगर शुद्ध इनको अगर बनाने के लिए हमें विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये कच्चे पदार्थ का, कच्चे पदार्थ मिलते हैं हमको। तो ऐसे हमें तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो जामनगर, गुजरात भारत की सबसे बड़ी। अगर तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो तेल रिफाइनरी जामनगर, गुजरात, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? तेल रिफाइनरी है। अगर तेल रिफाइनरी की बात की जाए तो जामनगर, गुजरात, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, डिगबोई असम, नॉट भद्रावती लोहे इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। अगर भद्रावती की बात की जाए, भद्रावती लोहे इस्पात संयंत्र
की बात की जाए तो यह कर्नाटक में स्थित है। जामनगर गुजरात भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। मथुरा में भी, मथुरा उत्तर प्रदेश में भी है। पानीपत हरियाणा में भी है। डिगबोई असम में भी तेल रिफाइनरी की खानें मिली हैं। जनसांख्यिकी डैशबोर्ड जनगणना 2011 के अनुसार, अगर इसकी बात की जाए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए, 1,21,08,54,977 कितने? 1,21,08,54,977। अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए, अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए 1,21,08,54,977। अगर पुरुष की बात की जाए, कुल जनसंख्या, अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष 51.47%। अगर मेल की बात की जाए, मेल की बात की जाए, अगर मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए, अगर मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए तो पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत 51.47%, महिला की जनसंख्या का परसेंट 48.53%, 48.53%। साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर की बात की जाए, अगर साक्षरता दर की बात की जाए, कुल जनसंख्या, कुल कुल कितनी है? कुल 74.04% 74.04%। पुरुष की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए तो 80.90%, 80.90%। और महिला की बात की जाए, अगर महिला की बात की जाए तो महिला की जनसंख्या की परसेंट की बात की जाए तो 64.60%, 64.60% जनसंख्या। जनसंख्या की बात की जाए, सबसे, अगर भारत में बात की जाए जनसंख्या की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हमारे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। कहाँ की है? कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में कौन से राज्य की? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। न्यूनतम की बात की जाए, अगर न्यूनतम की बात की जाए तो ये सिक्किम की है। और अगर सबसे ज़्यादा की, अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की है। जनघनत्व, अगर जनघनत्व की बात की जाए, सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो सर्वाधिक किसका है? बिहार का। तो बिहार का जनघनत्व की बात की जाए तो 1,106, 1,106 जनघनत्व है। 1,106, 1,106 जो बिहार का है। कहाँ का है? कौन से राज्य का है? बिहार का है। और न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम की बात की जाए, अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात की जाए तो वो 17, कितना परसेंट? 17। जो 17 किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता, मतलब साक्षरता की बात की जाए, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस में है? केरल में। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? सर्वाधिक साक्षरता दर 94.6%, 94.6%, 94.6% साक्षरता दर केरल की। और न्यूनतम की बात की जाए,
न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम बिहार की जो 61.80%, 61.80%। अगर सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, जो 61.80%, जो 61.80% है। शहरीकरण, अगर शहरीकरण की बात की जाए, शहरीकरण सर्वाधिक गोवा, सर्वाधिक किसकी है? गोवा की, जो 62.2%। अगर शहर की बात की जाए तो शहर की सबसे ज्यादा शहर किस शहर की सबसे किस शहर की जनसंख्या सबसे अगर बात की जाए तो 62.2%, 62.2% शहरी जनसंख्या। अगर शहर की जनसंख्या की बात की जाए तो शहर की गोवा की है। और न्यूनतम की बात की जाए, अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे शहरीकरण कम की बात की जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश की। वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की। अगर सर्वाधिक पूछी जाए तो सर्वाधिक गोवा, गोवा की है 62.2%। गोवा की कितनी है? 62.2%। शहरीकरण की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गोवा की 62.2%। और न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम किसकी है? हिमाचल प्रदेश। और साक्षरता की बात की जाए, अगर साक्षरता की बात की जाए तो सर्वाधिक केरल की। अगर साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता दर किसकी? केरल की, 94.6%, 94.6%। और न्यूनतम की बात की जाए, अगर न्यूनतम की बात की जाए तो बिहार की है। बिहार की कितनी है? 61.80%। कितनी है? 61.80%। और जनघनत्व की बात की जाए, अगर जनघनत्व की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक बिहार की। किसकी? बिहार की। बिहार की है, अगर जनघनत्व की बात की जाए तो बिहार की है 1106, 1106। और न्यूनतम की बात की जाए, जनघनत्व की न्यूनतम की बात की जाए जनघनत्व की, तो न्यूनतम की जनघनत्व कितनी है? अरुणाचल प्रदेश की, जिसकी कितनी है? 17। ओनली कितनी? 17। अगर जनघनत्व की बात की जाए सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की, जो 17। अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो बिहार की। और जनसंख्या की बात की जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर न्यूनतम की, सबसे कम भारत के किस राज्य में जनसंख्या निवास करती है तो वो करती है सिक्किम में। वो कौन से में करती है? सिक्किम राज्य में ही सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास उत्तर प्रदेश में करती है। होगा।